सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। हमारा चैप्टर चल रहा है पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री और आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कोलाइडी विलयनों के निर्माण की विधियां और इन विधियों में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट विधि, ब्रैडिग आर्क विधि और पेप्टाइजेशन और इसके अलावा रासायनिक विधियां हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक कोलाइडी विलयनों के निर्माण की विधियां। देखो, जो द्रव्यस्नेही कोलाइडी विलयन होते हैं वो तो द्रव्यस्नेही पदार्थों को उचित प्रक्षेपण माध्यम के साथ हिलाने पर उनके कोलाइडी विलयन आसानी से बन जाते हैं। जो द्रव्यस्नेही सोल होते हैं ना, द्रव्यस्नेही सोल कोलाइडी विलयन का प्रकार होता है जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस होती है, प्रक्षेपण माध्यम द्रव होता है। सोल किसे कहते हैं? सोल वो कोलाइडी विलयन होता है, सोल वो कोलाइडी विलयन होता है जिसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था ठोस होती है और प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है? प्रक्षेपण माध्यम क्या होगा? प्रक्षेपण माध्यम द्रव होता है। तो ऐसा कोलाइडी विलयन कहलाता है सोल। तो जो द्रव विरोधी सोल, जो द्रव स्नेही सोल होते हैं वो तो द्रव स्नेही पदार्थों को प्रक्षेपण माध्यम के साथ में हिलाने पर उनके तो कोलाइडी विलयन आसानी से बन जाते हैं। लेकिन जो द्रव विरोधी सोल होते हैं, जो द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन होते हैं, उनके कोलाइडी विलयन आसानी से नहीं बनते। तो यहाँ पर हम जो द्रव्यस्नेही सोल है, द्रव्यस्नेही कोलाइडी विलयन है, उनके निर्माण की विधियां पढ़ते हैं। द्रव विरोधी सोल या बोलते हैं द्रव विरागी सोल के निर्माण की दो विधियां होती है। पहली प्रक्षेपण विधियां और दूसरे वाली होती है संघनन विधियां, या इनको रासायनिक विधियां बोलते हैं, डिस्पर्सन मेथड, और संघनन विधियों को बोलते हैं कंडेंसेशन मेथड। देखो, प्रक्षेपण विधियां क्या होती है? इन विधियों में जो प्रक्षेपण विधियां होती है, इन विधियों में बड़े आकार के कणों को विभाजित करके कोलाइडी आकार के कण प्राप्त किए जाते हैं। प्रक्षेपण विधियों में पदार्थ के जो बड़े आकार के कण होते हैं उनको विभाजित करके क्या कोलाइडी साइज के कण बनाए जाते हैं। और ये जो संघनन विधियां हैं, रासायनिक विधियां हैं, इनमें पदार्थ के छोटे कणों को संयुक्त करा करके कोलाइडी साइज के कण प्राप्त किए जाते हैं, है ना। प्रक्षेपण विधियों में बड़े कणों को तोड़ करके कोलाइडी कण प्राप्त किए जाते हैं और संघनन विधियों में छोटे कण परस्पर संयुक्त होकर के वो कोलाइडी कण बनाते हैं। तो पहले पढ़ते हैं ये प्रक्षेपण विधियां। इन विधियों में जैसे मैंने बताया, बड़े आकार के कणों को विभाजित करके कोलाइडी आकार के कण प्राप्त किए जाते हैं। प्रक्षेपण की कई विधियां हैं। पहली विधि हम पढ़ेंगे ब्रैडिग आर्क विधि। ब्रैडिग आर्क विधि, या इसको बोलते हैं विद्युतीय विघटन, और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट। इस विधि के द्वारा गोल्ड क्या होता है? एयू, सिल्वर, प्लेटिनम आदि धातुओं के शॉल बनाए जाते हैं, कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं। इस विधि में जिस धातु का
सोल बनाना होता है अर्थात कोलाइडी विलयन बनाना होता है, उसकी दो छड़े लेकर के, है ना, उसकी दो छड़े लेकर के, जैसे ये दो छड़े हैं, कोई से भी पदार्थ की दो छड़े लेकर के उसको NaOH के तनु विलयन में डुबोते हैं और फिर इन छड़ों में उच्च विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ये जो छड़े हैं ये धातु इलेक्ट्रोड का काम करती हैं, एनोड का और कैथोड का। और जब इन छड़ों में उच्च वोल्टता की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत आर्क उत्पन्न होती है। आर्क एक प्रकार से इनके बीच में चिंगारी उत्पन्न होती है। तो विद्युत आर्क उत्पन्न होने के कारण उच्च ताप उत्पन्न होता है। उच्च ताप पर ये धातु जो है वो वाष्पित होती है और धातु की वाष्प जो है वो जल में, ये बर्फ है इस पात्र के चारों ओर, जिससे ये विलयन जो है वो ठंडा रहता है। तो जब धातु उच्च ताप के कारण लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ऊंचा ताप उत्पन्न होता है आर्क के द्वारा, तो उच्च ताप पर धातु की वाष्प बनती है और वाष्प जो है वो संघनित होकर के शॉल बनाती है। वाष्प परिक्षेपण माध्यम में संघनित होकर के क्या बनाती है? परिक्षेपण माध्यम क्या है? ये जल और NaOH का विलयन। तो इस प्रकार से इस विधि के द्वारा जो है कोलाइडी विलयन का निर्माण किया जाता है। देखो एक बात फिर से सुनिए, ब्रेडिंग आर्क विधि, इस विधि के द्वारा गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आदि धातुओं के शोल बनाए जाते हैं। जिस धातु का शोल बनाना होता है उसकी दो छड़े लेते हैं, दोनों छड़ों को तनु NaOH के विलयन में डुबोते हैं और ये जो छड़ होती है ये इलेक्ट्रोड का काम करती है। तो जब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आर्क उत्पन्न होती है, जिसके कारण उच्च ताप पैदा होता है, जिससे धातु की वाष्प बनती है और धातु की वाष्प जो है वो परिक्षेपण माध्यम में संघनित होकर के सॉल में परिवर्तित हो जाती है। देखो ये आइस बात है, इसमें बर्फ रखी होती है, तो बर्फ के द्वारा ये जो अंदर वाला पात्र है ये, इसमें जल और NaOH का विलयन भरा हुआ है, ये ठंडा रहता है। क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है, विद्युत आर्क बनती है, तो जिससे धातु की वाष्प बनती है, तो उसको ठंडा करने के लिए, वाष्प को संघनित करने के लिए विलयन का ठंडा होना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से ये जो विधि है, इस विधि में परिक्षेपण व संघनन दोनों प्रक्रियाएं एक साथ होती है। परिक्षेपण में मैंने आपको क्या बताया था? बड़े कण विभाजित होकर के बड़े कणों को छोटे कणों में विभाजित करते हैं, तो धातु की वाष्प बनती है, अर्थात बड़े कण जो है वो छोटे कणों में डिवाइड होते हैं और वाष्प संघनित होकर के, है ना, वाष्प संघनित होकर के वो इकट्ठी हो जाती है इस द्रव माध्यम में और शॉल का निर्माण करती है। तो ये थी ब्रेडिंग आर्क विधि। अब नेक्स्ट पेक्टन या बोलते हैं पेक्टीकरण, पेक्टाइजेशन। द्रव विरोधी शॉल बनाने की अगली विधि है, अगली जो परिक्षेपण विधि है, पेक्टन या पेक्टीकरण विधि, पेक्टाइजेशन बोलते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट है, पेप्टन किसे कहते हैं? पेक्टाइजेशन। देखो जब जो ताजा अवक्षेप होता है ना, किसी ताजा अवक्षेप को वैद्युत अपघटय की थोड़ी मात्रा की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाते हैं तो कोलाइडी शॉल
बनता है। किसी ताज़ा अवक्षेपित पदार्थ को वैद्युत अपघटय की थोड़ी मात्रा की उपस्थिति में जब परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाते हैं तो हिलाने पर सोल बनता है और इसी प्रक्रम को कहते हैं पेप्टन, पेप्टाइजेशन। देखो, किसी अवक्षेप को, ताजा अवक्षेप लेते हैं, किसी अवक्षेप को वैद्युत अपघटय की थोड़ी मात्रा की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाकर कोलॉइडी सोल में परिवर्तित करने का प्रक्रम पेप्टन, पेप्टिकरण कहलाता है। देखो जैसे मान लो ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें ये कोई अवक्षेप लिया हुआ है। इस अवक्षेप में हमने क्या मिलाया वैद्युत अपघटय। वैद्युत अपघटय क्या होते हैं? वैद्युत अपघटय होते हैं जो धनायनों से, है ना, और ऋणायनों से बने होते हैं। वैद्युत अपघटय क्या होते हैं? आयनिक पदार्थ होते हैं, पानी में घोलने पर आयनित हो जाते हैं, कहीं में धनायनों में और ऋणायनों में आयनित हो जाते हैं। तो जब किसी अवक्षेप को वैद्युत अपघटय की थोड़ी मात्रा की उपस्थिति में, इसमें हमने क्या मिला दिया, और इसमें हमने मिला दिया वैद्युत अपघटय, वैद्युत अपघटय इलेक्ट्रोलाइट, और इसमें क्या मिलाया? परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, ये चीजें मिला दी इसमें, है ना। तो ये क्या बन जाता है? ये जो अवक्षेप है ना, अवक्षेप कोलाइडी कणों में परिवर्तित हो जाता है। ये अवक्षेप कहीं में कोलाइडी कणों में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात कोलाइडी विलयन बन जाता है, अर्थात सोल बन जाता है। सोल बार बार आएगा, सोल का पता होना चाहिए। इसे कहते हैं, सोल कहते हैं कोलाइडी विलयन को ही। जब परीक्षित परावस्था ठोस होती है, परिक्षेपण माध्यम द्रव होता है, तो विलयन कहलाता है सोल। तो किसी अवक्षेप को वैद्युत अपघटय की थोड़ी मात्रा की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाने पर वो सोल में परिवर्तित हो जाता है। अवक्षेप कहीं में परिवर्तित हो जाता है, कोलॉइडी विलयन उससे बन जाता है। इस प्रक्रम को ही कहते हैं पेप्टन, पेप्टाइजेशन। और इस प्रक्रम में वैद्युत अपघटय पेप्टिकर्मक, पेप्टाइजिंग एजेंट कहलाता है, क्योंकि जो वैद्युत अपघटय होता है ना, उसी के कारण कोलॉइडी कण बनते हैं और कोलॉइडी कण अस्थायी रहते हैं। तो इस प्रक्रम में वैद्युत अपघटय पेप्टिकर्मक कहलाता है। इस विधि में सामान्यतः ताजा अवक्षेप को कोलॉइडी सोल में परिवर्तित किया जाता है। पेप्टन की क्रिया के द्वारा जो ताजा अवक्षेप होते हैं उनको कोलॉइडी सोल में प्रयुक्त किया जाता है ना। तो ये पेप्टन आपकी समझ में आ जाना चाहिए, है ना। किसी ताजे अवक्षेप को वैद्युत अपघटय की थोड़ी मात्रा की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाने पर वो कोलॉइडी सोल में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रम को कहते हैं पेप्टन, पेप्टाइजेशन। देखो, पेप्टन के दौरान अवक्षेप वैद्युत अपघटय के किसी एक प्रकार के आयनों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है। जब पेप्टन की क्रिया होती है ना, तो वैद्युत अपघटय अवक्षेप जो होता है वो वैद्युत अपघटय के किसी एक प्रकार के आयनों को, या तो धनायनों को या ऋणायनों को अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है, जिससे अवक्षेप पर धन या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और ये कोलॉइडी कण अलग अलग हो जाते हैं। तो ये बात हुई पेप्टन, पेप्टाइजेशन। देखो, जब पेप्टन की क्रिया होती है, पेप्टाइजेशन की क्रिया होती है, जो अवक्षेप होता है ना, ये अवक्षेप जो वैद्युत अपघटय होते हैं, इनके धनायनों
या ऋण आयनों को, या तो धनायनों को अधिशोषित करते हैं अपने पृष्ठ पर या केवल ऋण आयनों को, दोनों में से एक अधिशोषित करता है। तो अवक्षेप वैद्युत अपघटय के धनायन या ऋणायन को अपने पृष्ठ पर, अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है, जिससे कण जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो ये बात हुई पेप्टन पेप्टिकरण। अच्छा, अब इसके उदाहरण देखिए, उदाहरण देखिए इसके। देखो टॉपिक क्या चल रहा है आपका, परिक्षेपण विधियां। परिक्षेपण विधियों में क्या होती हैं परिक्षेपण विधियां? इसमें, इन विधियों में पदार्थ के बड़े आकार के कणों को विभाजित करके कोलोइडी आकार के कण प्राप्त किए जाते हैं, है ना। दो विधियां थी, ब्रैडिंग आर्क विधि, ब्रैडिंग आर्क विधि, और एक विधि ये है पेप्टन विधि, है ना। किसे कहते हैं? बड़ा आसान है, किसी ताजा अवक्षेप में वैद्युत अपघटय मिला करके थोड़ी मात्रा में जब परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाते हैं तो वो कोलाइडी विलयन में बदल जाता है। इसी प्रक्रम को कहते हैं पेप्टन। अच्छा, उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण देखिए, जब फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजा अवक्षेप में FeCl3 का तनु विलयन मिलाते हैं, इसका तनु विलयन मिलाते हैं, तो क्या बनता है? फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल रंग का सॉल प्राप्त होता है, लाल रंग का सॉल, कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। देखो ये जो ताजा अवक्षेप होता है ना, ताजा अवक्षेप जो होता है, जो वैद्युत अपघटय होता है ना, वैद्युत अपघटय ये कहीं से बना हुआ है? Fe, ये धनायन से, है ना, 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज और 3 Cl आयनों से बना होता है। ये जो ताजा अवक्षेप होता है, अवक्षेप, अब देखो कोलाइडी जो सोल बनता है पेप्टन के द्वारा, उसमें वैद्युत अपघटय डालना आवश्यक होता है। ताजा अवक्षेप में वैद्युत अपघटय मिलाना जरूरी होता है, तभी वो सोल बनता है, तभी कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। देखो होता क्या है इसमें, जो ताजा अवक्षेप होता है ना, देखो इसमें वैद्युत अपघटय ये है FeCl3 इससे बना हुआ है और क्लोराइड आयनों से बना हुआ है। तो जब ताजा अवक्षेप में FeCl3 मिलाते हैं ना, तो जो अवक्षेप होता है, ये अवक्षेप के जो कण होते हैं, ये अपने पृष्ठ पर, इसमें से प्राय जो इसका उभनिष्ठ आयन होता है, ये जो फेरिक धनायन है ना, जो उभनिष्ठ आयन है, इसको अपने पृष्ठ पर ये अधिशोषित कर लेता है, जिससे ये धनावेशित हो जाता है ना, और ये कोलाइडी कण में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात ये अवक्षेप कोलाइडी कण में परिवर्तित हो गया, फेरिक आयनों को अपने पृष्ठ पर अधिशोषित करके, यानी कि कोलाइडी कण बन गए, तो इसका मतलब इसका सोल बन गया, कोलाइडी विलयन प्राप्त हो गया। तो जब फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताजा अवक्षेप में FeCl3 का तनु जलीय विलयन मिलाते हैं, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का लाल रंग का सॉल प्राप्त होता है। अच्छा, दूसरा उदाहरण देखिए, जब ये आर्सेनियस सल्फाइड है, AH2S3, आर्सेनियस सल्फाइड का ताजा अवक्षेप, इसके ताजे अवक्षेप में जब H2S का जलीय विलयन मिलाते हैं, H2S का जलीय विलयन मिलाते हैं, तो जलीय विलयन मिलाने पर आर्सेनियस सल्फाइड का सॉल प्राप्त होता है, आर्सेनियस सल्फाइड का सॉल प्राप्त होता है ना।
इसी प्रकार से जब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3 के ताजा अवक्षेप में अल्प मात्रा में डाइल्यूट HCl अम्ल मिलाते हैं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्व प्राप्त होता है। देखो जो वैद्युत जो ताजा अवक्षेप होता है ना, ताजा अवक्षेप वैद्युत अपघटय की किसी आयन को, चाहे धनायन या ऋणायन, और जो उभयनिष्ठ आयन होता है ना, अगर आयन उभयनिष्ठ है तो उसको अवक्षेप उस आयन को अपने पृष्ठ पर अधिशोषित करके कोलाइडी कण में परिवर्तित हो जाता है। और ये उदाहरण मैंने आपको बताए, तो ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए, है ना। पेप्टन क्या होता है? किसी अवक्षेप में, किसी अवक्षेप को वैद्युत अपघटय की थोड़ी मात्रा की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ हिलाने पर वो अवक्षेप कोलोइडी सॉल्व में परिवर्तित हो जाता है, और इस प्रकार को ही कहते हैं पेप्टन या पेप्टाइजेशन। तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक, संघनन विधियां या इनको बोलते हैं रासायनिक विधियां, कंडेंसेशन मेथड्स, है ना। इन विधियों के द्वारा कोलोइडी सॉल्व कैसे बनाते हैं? देखो जो परिक्षेपण विधियां थी उनमें मैंने आपको बताया कि बड़े आकार के कणों को विभाजित करके कोलाइडी साइज के कण प्राप्त किए जाते हैं, है ना। और दो विधियां बताई, ब्रैडिग आर्क विधि और दूसरी वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टन। अब ये जो संघनन विधियां हैं इनमें पदार्थ के छोटे कणों को संघनित करके कोलाइडी आकार के कण प्राप्त किए जाते हैं। छोटे कण आपस में मिलते हैं, है ना, एकत्रित होकर के वो कोलाइडी आकार के कण बनाते हैं। कई रासायनिक विधियां हैं जिनके द्वारा द्रव विरोधी सॉल्व बनाए जाते हैं। पहली विधि है ऑक्सीकरण विधि। ऑक्सीकरण विधि इस विधि के द्वारा सल्फर, आयोडीन आदि अधातुओं के सॉल्व बनाए जाते हैं। देखो जैसे जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है, इसके तनु विलयन में H2S गैस के तनु विलयन में जब SO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो SO2 गैस प्रवाहित की जाती है तो इसके दोनों लेंगे तो ये हो जाएगा 2H2O और ये हो जाएगा 3S प्लस 2H2O। तो ये प्राप्त होता है सल्फर सॉल्व। सल्फर सॉल्व प्राप्त होता है। इसी प्रकार से H2S के तनु विलयन में जब O2 गैस प्रवाहित करते हैं तो भी सल्फर सॉल्व प्राप्त होता है 2S और ये हो जाएगा 2H2O। तो जो ऑक्सीकरण विधि है इसके द्वारा सल्फर, आयोडीन और जो अधातुएं होती है उनके सॉल्व इस विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे सल्फर का सॉल्व कैसे बनता है ये बताया। और देखो इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो जैसे यहाँ ये है ना H2S और ये है S, तो इसमें से H हट रहा है ना। यहाँ से क्या हट रहा है? H हट रहा है। देखो ऑक्सीकरण की परिभाषा है कि किसी पदार्थ के द्वारा हाइड्रोजन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है, या किसी पदार्थ के द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करना, या ऑक्सीजन के समान जो अन्य ऋण विद्युतीय तत्व होते हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, इनको ग्रहण करना ऑक्सीकरण कहलाता है ना। कई परिभाषाएं हैं ऑक्सीकरण की। तो यहाँ पर हाइड्रोजन निकल रही है तो किसी पदार्थ के द्वारा हाइड्रोजन का त्याग करना कहलाता है ऑक्सीकरण। इस विधि के द्वारा सल्फर और आयोडीन के कोलोइडी सॉल्व बनाए जाते हैं। अब अगली विधि है
अपचयन विधि। अपचयन विधि, देखो ये जो अपचयन विधि है, इस विधि के द्वारा गोल्ड AuAg प्लेटिनम, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम आदि धातुओं के शॉल इस विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। इन धातुओं के शॉल इनके लवणों के जलीय विलयनों के अपचयन द्वारा बनाए जाते हैं। इन धातुओं के शॉल कैसे बनाते हैं? इन धातु के जो लवण होते हैं उनके जलीय विलयनों का अपचयन करके इन धातुओं के शॉल बनाए जाते हैं। और जो अपचायक इनके लवणों के अपचयन में जो अपचायक यूज किए जाते हैं वो ये है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ये हाइड्रोजीन है NH2, ये हाइड्रोक्सिलेमीन है NH2OH। इन अपचायकों के द्वारा जो गोल्ड प्लेटिनम सिल्वर धातुएं हैं उनके लवणों के जो जलीय विलयन होते हैं उनका अपचयन करते हैं, तो इन धातुओं के शॉल प्राप्त होते हैं। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, देखो ये है ऑरिक क्लोराइड AuCl3, जब इसका अपचयन फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा करते हैं, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड के द्वारा, इसमें पानी का अणु भी लगता है, तो ये बनता है गोल्ड शॉल Au, और 3 अणु इसके लेंगे, तो ये बनता है 3HCOOH और प्लस 6HCl, तो ये बनता है गोल्ड शॉल। अच्छा, इसी प्रकार से देखो ये जो इसका लवण है ये ऑरिक क्लोराइड, और इसका अपचयन हो रहा है, देखो ये ऋण विद्युतीय तत्व है, ऋण विद्युतीय तत्व का त्याग करना अपचयन कहलाता है ना। ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का त्याग करना क्या कहलाता है? अपचयन, और ग्रहण करना ऑक्सीकरण कहलाता है। देखो इसी प्रकार से देखो ये ऑरिक जो क्लोराइड होता है ना AuCl3, जब इसका SnCl2 के द्वारा अपचयन करते हैं तो ये बनता है गोल्ड शॉल, और ये बनता है 3SnCl4, है ना, 3 दूनी 6, 6 12, ये Cl इसमें जुड़ जाते हैं, तो देखो अपचयन हो रहा ना, Cl हट रहा, तो ये जो गोल्ड शॉल प्राप्त होता है इसको बोलते हैं पर्पल ऑफ कासियस। इस सॉल को बोलते हैं पर्पल ऑफ कॉशियस। तो ये हुई अपचयन विधि। अब अगली नेक्स्ट विधि है जल अपघटन विधि, इसको उतार दीजिए। यस, अगली विधि तीसरी विधि है, तीसरी रासायनिक विधि है जल अपघटन विधि। जल अपघटन विधि, देखो इस विधि के द्वारा जो क्षीण धन विद्युतीय धातुएं होती है जिनमें धनायन बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, जैसे FeAl, क्रोमियम, जो क्षीण धन विद्युतीय धातुएं होती है इनके ऑक्साइडो और इनके हाइड्रोक्साइडो के सोल इनके लवणों के जल अपघटन के द्वारा बनाए जाते हैं। इनके क्या बोला, ये जो क्षीण विद्युतीय धातुएं हैं इनके ऑक्साइडो हाइड्रोक्साइडो के सोल इनके लवणों के जल अपघटन के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे देखो ये FeCl3 है, फेरिक क्लोराइड है ये। देखो फेरिक क्लोराइड के तनु विलयन को, फेरिक क्लोराइड के तनु विलयन को जब उबलते हुए
जल में डाला जाता है तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल प्राप्त होता है, और ये हो जाएगा 3HCl। तो ये बनता है फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल। और देखो ये जल अपघटन हो रहा, जल अपघटन का मतलब होता है जल के द्वारा लवण का अपघटन होना। देखो यहाँ से Cl हट गया ना, Cl की जगह क्या आ जाता है, OH आ जाता है। तो जो जल अपघटन विधि है, इसके द्वारा जो क्षीण धन विद्युतीय धातुएं होती है, इन जैसे ये आयरन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, इनके ऑक्साइडों और इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं, इनके सोल, इनके लवणों के, देखो जैसे ये है, इसका लवण क्या है, FeCl3, लवणों के जल अपघटन के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये हो गई जल अपघटन विधि। अब अगली नंबर 4, ये तीसरी विधि थी, ये थी तीसरी विधि। अब चौथी विधि है उभय अपघटन। उभय अपघटन, देखो इस विधि द्वारा सामान्यतः सल्फाइडो, इस विधि के द्वारा सामान्यतः सल्फाइड, जो धातु सल्फाइड होते हैं, सल्फाइडों के सोल बनाए जाते हैं, या कहें सल्फाइड सोल, सल्फाइडों के सोल इस विधि के द्वारा बनाए जाते हैं। देखो कुछ धातुओं के लवणों में कुछ धातुओं के लवणों के ठंडे एवं तनु विलयन में जब H2S गैस प्रवाहित की जाती है तो धातु सल्फाइड का सोल प्राप्त होता है। देखो ये है आर्सेनियस सल्फाइड AS2O3, और जब इसमें H2S गैस प्रवाहित करते हैं ना तो आर्सेनियस सल्फाइड का सोल प्राप्त होता है AS2S3 प्लस, ये हो जाएगा 3H2O, है ना। तो ये प्राप्त होता है आर्सेनियस सल्फाइड सोल, आर्सेनियस सल्फाइड सोल। इसी प्रकार से होता है कैडमियम ऑक्साइड प्लस H2S, तो ये बनता है कैडमियम सल्फाइड का सोल प्राप्त होता है, और ये बनता है H2O। तो ये जो विधि है उभय अपघटन विधि, इसके द्वारा जो धातु सल्फाइड होते हैं उनके सोल इस विधि के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इस विधि में लवणों के ठंडे एवं तनु विलयन में जब H2S गैस प्रवाहित करते हैं तो सल्फाइड सोल प्राप्त होते हैं। और देखो इसका नाम उभय अपघटन क्यों है? उभय अपघटन इसलिए है, देखो यहाँ पे ये ऑक्साइड ऋणायन है, ये धनायन है, ये ऋणायन है, ऐसे ही ये धनायन है, ये ऋणायन है। इसमें ये ऋणायन, सल्फाइड ऋणायन इस O को रिप्लेस कर देता है, इसकी जगह ये आ जाता है। मतलब आयनों का जो ऋणायन है ना, उनका एक्सचेंज होता है, विनिमय होता है ना। जब अभिक्रिया हो जाती है तो आयनों का एक्सचेंज, विनिमय हो जाता है। ये यहाँ पर आ जाता है और ये O यहाँ से हट जाता है ना। जैसे इसमें O है, ये ऋणायन, सल्फाइड ऋणायन यहाँ पर आ गया, ऑक्साइड आयन यहाँ से हट जाता है, तो इसे कहते हैं उभय अपघटन। यानी कि दोनों के जो ऋणायन है ना वो चेंज होते हैं। देखो यहाँ H2 के साथ में S लग रहा है, वहाँ पे H2 के साथ में O लग रहा है, तो इसलिए से बोलते हैं उभय अपघटन, क्योंकि दोनों के ऋणायन बदलते हैं। तो इस विधि के द्वारा क्या सल्फाइड सोल बनाए जाते हैं। तो ये हुई
जो दर्व विरोधी शॉल होते हैं उनके निर्माण की रासायनिक विधियाँ। और मैं समझता हूँ ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आई है। इनको अच्छे से तैयार करना, अपने नोट्स बनाना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है आपको। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।